इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर में बढ़ती मजहबी तशद्दुद के मद्देनजर आज पुलिस इंतजामिया की जानिब से शहर के तमाम जमातों के जिम्मेदार कारपोरेटरों के साथ मीटिंग तलब फरमाई गई थी, जिसमें शहर में जिस कदर तनाव का माहौल देखा जा रहा है, इसे कैसे काबू में लाया जाए, इस पर तबादले ख्याल किया गया। बेलगाम पुलिस का सराहनीय इक़दाम ही अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि खासकर अक़लियती समाज में एक तरह का डर खौफ का माहौल देखा जा रहा था। उस डर को कहीं दूर करने की कोशिश ही कह सकते हैं। डीसीपी विक्रम आमटे, एसीपी शिवानंद कट्टीमनी, खड़े बाजार एसीपी चंद्रापा इस वक्त मौजूद रहे। उद्यमबाग, तिलकवाड़ी और शाहपुर पुलिस थाने के अफसरान भी मौजूद थे। डीसीपी विक्रम आमटे ने जमात के जिम्मेदारान और कारपोरेटरों के तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश की, जिसमें खासकर क्या मुस्लिम समाज को ही इजलास या जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जा रही है, क्या दीगर मज़ाहिब के तंजीम के अफरादों को छूट दी जा रही है, जमात के जिम्मेदारान को पुलिस थाने में इज्जत से पेश नहीं आते, मॉरल पॉलिसिंग की वारदातों में इजाफा, मजहबी तशद्दुद की वारदातों में हो रहे इजाफे पर भी सवाल जवाब किए गए। कारपोरेटर मुजम्मिल डोनी ने गांजा जुआ मटका में मुलविस लोगों को पुलिस की हिमायत होने का इल्जाम भी लगाया और आगे कहा कि पुलिस सख्ती से निपटने की बजाय इन्हें आसानी से छोड़ देती है। वह बोर्ड चेयरमैन गफूर घीवाले ने हर रोज तशद्दुद की वारदातों में इजाफे पर फिक्र का इजहार करते हुए कार्रवाई की मांग की। बाशवन जमात के जिम्मेदारों ने भी अपनी बात रखने की कोशिश की। गांधीनगर के कारपोरेटर अजीम पटवेगार ने फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से शहर और अतराफ में फसाद का माहौल बनाकर मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश बारहा की जा रही है, जिसकी तरफ इंतजामिया की तवज्जो दिलाई। लिहाजा तमाम सवालात पर डीसीपी विक्रम आमटे ने तसल्ली बख्श जवाब देते हुए कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। साथ ही ईद मिलादुन नबी के वक्त मुसलमानों की जानिब से पुलिस की हिदायत पर अमल करने के लिए तमाम जमात वालों का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं आज की मीटिंग के कुछ मंजर। हमारे इससे पहले हमारे जमात वाले बहुत कोशिश करते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन या कोई भी जमात वाला या कोई भी लोकल लीडर अगर उनको बोला तो उनको ऑलरेडी उसका नाम पहले ही मालूम, तो वो आके रात में उनके से झगड़ा करने जाते हैं। तो वो लोग क्या हमारे को कहीं तो ये पढ़ने आए कि जो इस कमेटी का मतलब क्या है, उधर के जो जमात वाले हैं, जो उधर लोकल जो लीडर है या जिसकी वहाँ चलती है, उसको किस कमेटी में बुलाते नहीं है। जिस कमेटी में किसको बुलाते हैं सर कि जो 2 नंबर का धंधा करता है वही किस कमेटी का मेंबर, वही उसको बुलाते हैं। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे अभी एक 2-4 डिपार्टमेंट में अगर जैसा मैडम बोले कि इनोसेंट है किसी को तो बोलते नहीं इंक्वायरी कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। उसके बाद में कोई मटके वाला या गाड़ी वाला अगर आता है, कुछ नहीं कारपोरेटर एमएलए या वहाँ के लोकल लीडर का या कारपोरेटर का एमएलए का वो ड्यूटी मार के बोलते क्या इनसे कुछ नहीं होता, हम नहीं करते। तो वो जो लोगों जो पब्लिक है, पब्लिक का भरोसा जमात वालों, कारपोरेटर और लोकल लीडर से भी ज़्यादा भरोसा उनके पास है, क्योंकि इनके पास के तो काम नहीं हो रहा तो जब उनके पास ही देंगे और उनको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फोन बोला किधर बोला तो सब उनको इन्फॉर्मेशन डाला। और बहुत सारे लोग हमारे खास करके हमारे एरिया में बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन की तरफ से डर रहे हैं। ठीक है, अभी 2 चीज़ें आपने बताई, जमात वालों को और रिस्पेक्टफुल जो रहते हैं उनको ही बुला। पीस कमेटी नहीं है ये, पीस कमेटी में ये जो तब त्यौहार रहता है, तब ईद रहता है, तब आपको बुला के हम बात करते हैं, वो छोड़ दीजिए। अभी जो 3 महीने में एक बार होगा वो ईद कमेटी मेंबर जो है, ईद कमेटी मेंबर को बुला के हम बात करेंगे। मैं बोल दूंगा, उसका एक है। और दूसरा आप बोल रहे थे आप जाने से, आपके जाने से, एमएलए से फोन आने से, एमपी फोन आने से नहीं छोड़ते, मटके वाले आने से वो शायद वो नहीं हो रहा है। कुछ वैसा होता है तो मैंने आपको बोला, स्टेशन के बाद भी कुछ ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, स्टेशन के ऊपर भी एसीपी है, एसीपी बैठे हुए और हम हैं, डीसीपी है, कमिश्नर है। आप कोई भी कभी भी आते नहीं, क्योंकि पता है मुझे डिपार्टमेंट का रिलेशन अच्छा ही है। अभी आप बोल रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बोल रहे हैं, फिर भी मुझे पता है स्टेशन में जब मैं जाता हूँ तब मैं किसी को फोन करके बताता हूँ, पूछता हूँ क्या हो रहा है करके। अच्छा रिलेशन अच्छा ही है सर, ना चना भी दे होते थे और चना के अंदर मरता रहेगा। तो शाम को आके वो हमारे घर के पास ही बैठ के हमको गालियाँ देता है कि उसमें ऐसा हो गया। मुझे पता है आपको ऑफिसर से ज़्यादा स्टाफ के लोगों के साथ आपका संबंध है। तब हमारे मुझे बहुत सारा अभी मैं आपको पूछता हूँ तो आपको पता रहेगा 4-5 कांस्टेबल का नाम तो आराम से आप इंस्पेक्टर को मिलिए, वहाँ नहीं होता है तो हमसे मिलिए। हम तो नहीं रिवील कर सकते ना, आप जब जाके इंस्पेक्टर को मिलते हैं, इंस्पेक्टर
इन्फॉर्मेशन देते हैं, तब जाके वो आपको आके गाली देता है, तो आपको पता चल जाता है कि कौन किसका इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए रिक्शा चला रहा हूँ जो 1970 से चला रहा हूँ और अभी मैं 1.5-2 साल बाद छोड़ दिया हूँ। काबिल तारीफ है और मैं देख रहा हूँ कि पूरे शहर की पहली मीटिंग है जो आपके वजारत में हो रही है, क्योंकि आज एक डर और खौफ का माहौल है लोगों के अंदर कि कब इधर से क्या होगा और कब हालात कैसे होंगे। लेकिन पिछले दिनों से लेकर डिपार्टमेंट ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। मैं लंबी फहरिस्त में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज पेपर हेडलाइंस देखिए आप क्या चल रहा है, गलत में क्या होने वाला है, फलां जगह क्या होने वाला है, फलां जगह क्या होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इसी तरीके से आप सदर और सेक्रेटरी को बुलाकर रिस्पेक्ट देंगे, इंशाअल्लाह जो है हर काम आपका भी आसान हो जाएगा। कुछ भी छोटा मोटा काम है तो आप उनको ही बोलते हैं, वो तब होता है, तो ऐसा नहीं। अभी हमने जो वो बैरियर था, वो ये था बीच में, वो हटा दिया है। अब प्लीज आके मिलिए, इंस्पेक्टर को मिलिए, एसीपी को मिलिए, आपको मिलिए, मिलके आप आराम से बात कर सकते हैं। कुछ हो ना हो, मतलब जब आके आप बात करते हैं तो आपको भी तसल्ली रहेगी कि ठीक है, हमने किसको बताना था उसको बता दिया, हमने भी हमारा काम कर दिया है, ठीक है। बाद में और एक बात है, मतलब 10 कंप्लेंट से 2 कंप्लेंट में 3 कंप्लेंट पे अटेंड होते हैं तो उनको हम बोल सकते हैं हमने किया है ये काम। कुछ अटेंड नहीं कर सकते, वो उसमें उसका बहुत ये वो डिस्कस नहीं कर सकते। और जो भी अटेंड करते हैं 10 में से 1, 2, 3, 4 कंप्लेंट भी हम अटेंड करते हैं, बहुत बड़ी। और जो भी आप बोलते हैं वो बहुत मतलब बड़ा नहीं रहता, छोटा मोटा ही रहता है। कि जिसने भी परमिशन नहीं लिया और जो भी उन्होंने ऐसा किया है, मतलब रात भर गए अभी कुछ किया है, उनके ऊपर केसेस हुए हैं, ठीक है। हमने ऐसा नहीं, हमने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, हमने उनके ऊपर केसेस हुए। अभी केसेस होने से क्या होता है, केसेस होने से अभी नहीं, कुछ एक बार 4 महीने के बाद जब समन्स आता है, तब वारंट आता है, तब कोर्ट में केस चलता है, तब उनको 50,000 से 2 लाख तक फाइन करता है, तब उनको पता चलेगा क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ठीक है बहुत अच्छे, मैं एक शुक्रिया करता हूँ सबको, ईद मिला बहुत ही अच्छा करता है, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होता है, बहुत ही अच्छे, बहुत सॉरी, मैं खुद आया था वहाँ, बहुत ही अच्छी तरह से मैं कहता है कि ठीक है, हमको ही ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्यों, दूसरा वाला को रिस्ट्रिक्शन नहीं है करके। केसेस हुए, आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आप उसके बारे में कब लोगों को पता रहेगा, फिर भी वो क्या करते हैं, नहीं सर हमको नहीं देते, उसको क्यों दे रहे करते हैं। कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन करके उनको परमिशन नहीं देता। हमने किसी को भी परमिशन नहीं दिया और जो भी वायलेशन किया है उसके ऊपर केसेस हमने डाला है। ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಈ ಬಿಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎನಿ ಪ್ರೊಸಿಷನ್ जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब बताए बिल्कुल सही है, मगर एक चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहलगाम में कम्युनल राइट्स की तरफ जो माहौल बनाया जा रहा है, जो लोगों के अंदर जो भय है, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का कोई बाहर जाने के लिए, किसी अदर कम्युनिटी के मोहल्ले में जाने के लिए डर रहा है और कोई हमारे मोहल्ले में आने के लिए डर रहा है, उसके बावजूद भी कम्युनल राइट्स हो रहे हैं और ऐसा माहौल बनने की कोशिश कर रहे हैं कुछ संगठन के लोगों ने। उसके लिए आप चिंता करके उस चीज को कम करने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप ये स्टेप नहीं लेंगे तो आने वाले दिनों में ये लोग पूरी शांतता पहलगाम की भंग कर देंगे। मैं किसी संगठन का नाम लेना नहीं चाहता, आप ज्यादा वाकिफ है ऐसे कौन सी संगठन जो है जो कम्युनल राइट्स करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को बुला करके सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करें। अगर वो नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में आप जैसा जिम्मेदारी जमात के लोगों पर दे रहे हैं और हमारे ऊपर दे रहे हैं, जिम्मेदारी हम उठाएंगे, मगर वक्त अगर हाथ से निकल गया, अगर लोग कम्युनल राइट आगे करते गए तो जो बच्चे हमारी बात सुनते हैं वो आने वाले दिनों में हमारी बात नहीं सुनेंगे। अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर आप हमारे ऊपर ये बोलेंगे कि आप कुछ करते नहीं, जिम्मेदार लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का प्रेशर हमारे ऊपर रहेगा, हम पर रहेगा, उस वक्त हम भी कुछ करना मुश्किल होगा।
तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों से भी रिक्वेस्ट है, हमारी जमात की, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को हम समझाएं, और हम समझा रहे हैं। मगर जो लोग, जो संगठन के लोग आज कोशिश हर जगह कर रहे हैं, हर जगह उनकी यही कोशिश है कि दंगा होना, फसाद होना और मुसलमानों को मारना। ये कोशिश जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाले दिनों में ये मामला बढ़ते जाएगा। अगर बढ़ा तो फिर उसे शांत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर स्ट्रिक्टली कार्रवाई करें। कल आए थे और परसों भी हम बुला रहे हैं। एक केस ऐसा हुआ है, बागेड़ी को आई, वो लड़का जो है अदर कम्युनिटी का है, लड़की जो मुसलमान की है। होने के बाद जो है वो लड़की एक घर में थी, तो घर वालों को मालूम हुआ लड़की के, वो लोग उसके घर पे गए। जैसा ही घर पे जाते हैं भागेड़ी पुलिस स्टेशन वाले वो लोगों को लाके अंदर बिठाते हैं कि उधर घर पे गए क्यों। वो जो है सीसीटीवी कैमरा जो है चेक कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा को घर में लड़की है, मगर पुलिस क्या बोलती है आप गए क्यों उधर। उनको हरेसमेंट करते हैं और दूसरे दिन लेडीज को लेके जब आने के बाद में और उनको ही 3 घंटे पुलिस स्टेशन में अंदर बिठाती है। नहीं, ये केस के बारे में भेज दिया है। नहीं भेज दिया वो बाद में सर। हम नहीं देखिए अभी क्या है, हमको इसके जो भी केस कोई स्टेशन में होता है हमारे लिमिट्स में छोड़ के हम उनको कोऑपरेट कर सकते हैं। बस हम उनसे मतलब ये उसमें हम एक्टिवली हम वो जब हमको जांच करते हैं तब हम कर सकते हैं। हमको ऐसा बोला गया था कि उसको किसी को करके वही बोले थे, पुलिस भी आई थी वहाँ से। उसके बाद में बुला गया था पुलिस को, पुलिस आई थी पहले, जो सेकंड टाइम आप बोल रहे आई, अब बाद में बुला गया। सेकंड टाइम पहले वो आई थी, ढूंढ रही थी उनको, ठीक है, वो उनका कार्रवाई वो करते, वो हमको हम उस इसके हो रहा है, पैसा कुछ नहीं रहता है, सब कर रहे हैं, पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सब कर रहे हैं। इसलिए हम सबको बुला के हम बात करें, सब संगठन को बुला के बात करें। ऐसा नहीं है कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग भड़क रहे हैं। उससे करना भी गलत है, भड़कना भी गलत है और भड़काना भी गलत है। जो भड़कते हैं वो भड़कने के बाद भड़काते हैं, वो जो है ना वो सिस्टम है ना, वो बहुत गलत है, गलत है। वैसा नहीं होना है। जब जो आपके पास ऐसा मैटर आता है, आप बहुत सोच समझ के आपको मतलब जो भी है लीडर जो है जमात वाले जैसा आता है, ब्रॉडली सोचना है कि हमारे कुछ एक्शन से कल कुछ दंगा ना हो। हम जब करते हैं तब उससे दंगा ना हो, जो क्या है उसके बीच में जाके क्या है करके समझ के डिपार्टमेंट सिटी में सभी हो रहा है तो ऐसा मतलब उसको हम अभी देखिए आप बोलते हैं तो वहाँ सुनते हैं लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास भी इन्फॉर्मेशन आता है तो आप दोनों को समझा के हमारे पास आके सर ऐसा हो रहा है, ऐसा एक्शन चाहिए हमको, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। नहीं किसी को इन्फॉर्मेशन आता है, सबको बोल के सब एरिया मतलब पूरा माहौल वहाँ ऐसा है कि वहाँ पुलिस भी आगे एक्शन नहीं ले सकती, वैसा माहौल रहता है। माहौल को हम क्या उसमें बंदोबस्त करें या इसके पीछे दौड़े। आज मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से कन्वर्गी की स्कीम नंबर 61 के तहत प्लॉट और अपार्टमेंट तामीर के काम को जानबूझकर भाजपा एमएलए और दिगर अफसरान की जानिब से ताखीर की जा रही है। इस मौजू को लेकर एहतजाज किया गया और एसी बेलगाम को मुतालबा पेश कर कहा गया कि अगर आने वाले 25 तारीख को मीटिंग में गैर हाजिर रहने वाले एमएलए और अफसर शरीक होकर तरक्याती कामों का रास्ता खुला किया जाए, जबकि हुकूमत की जानिब से इसे मंजूरी पहले से ही हासिल हो चुकी है। मुख्तलिफ तंजीमों ने यह भी इशारा दिया कि अगर इस बार भी बिना फैसले की मीटिंग रद्द की जाती है तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। वजह कि इससे पहले 3 मीटिंगें इसी तरह से रद्द कर दी गई है। इस वक्त भ्रष्टाचार निर्मूलन के सुजीत मुलगुंड, राजू टोपन्नावर, कांग्रेस के आरपी पाटिल, आम आदमी पार्टी से विजय पाटिल, किसानों की जानिब से रवि मरवे, सावंत, अर्चना मित्री, बोमन्नावर, नलवड़े और भी दीगर जिम्मेदारान मौजूद रहे।
ಅವ್ರ ಕಮಿಷನರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಜಿ ತೊಗೊಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕರೆಸ್ರಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರು, ಆರ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಕೇಳಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಜನ ಅವ್ರು ಒಂದ ಮನೆ ತೊಗೊಳಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನವಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ನಂಬರ್ 61ಕ್ಕೆ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನಿವೇಶನ ರೈತರಿಗೆ, ಮನೆ ರಹಿತರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮನೆ ಬೇಕು, ಸೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಭೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಭೆ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಈ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಯಾರ ಕೈಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕೈಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ರೇಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಇವತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಏನು ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 50% ಮನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯವರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ 5 ಲಕ್ಷ, ಅದರಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮದುವೆ ಸಹಾಯಧನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರೋದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಅದಾಲತ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ದಾಖಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಬದ್ಧ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ವಂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಬುಡಾದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಅವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆ, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. मुस्लिम माशरा दिन ब दिन पस्ती में जाता दिखाई दे रहा, लिहाजा हर तरफ दीनी बेजारी भी महसूस की जा रही। इसी मद्देनजर मीडिया स्कूल की जानिब से बच्चों में इस्लामी शऊर को बेदार करने के लिए इस्लामिक क्विज का एहतमाम किया गया था, ताकि बच्चे इस्लामी तारीख से आगाह रहे। उम्मीद करते हैं कि दीगर स्कूलों में भी इस तरह के इस्लामिक क्विज के मुकाबलों का एहतमाम किया जाए। बेलगाम शहर और अतराफ में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही, लिहाजा पुलिस भी संजीदगी से नजर रखने की इत्तला हासिल हुई है। कल्लेहोल क्रॉस पर रात में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने रात में ढाबे पर खाना खाकर लौटने वाले रामचंद्र कनबरकर के सर पर बोतल मारकर उसका कत्ल कर दिया था। वैसे भी गुंडाराज की वारदातें बहुत ज्यादा चलने की बात कही जा रही है। पुलिस तफ्तीश जारी है। हासिल इत्तला के मुताबिक बेलगाम शहर के कुछ नौजवानों ने इस कत्ल को अंजाम देने की बात सामने आई है। कई सारे CCTV फुटेज और मकतूल के कॉल डिटेल की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने यह भी भरोसा दिलाया कि जल्द मुजरिम सलाखों के पीछे किए जाएंगे। एक शख्स जो CCTV में साफ नजर आ रहा है, फरार होने की इत्तला हासिल हुई है। बढ़ती गुंडागर्दी, मॉरल पुलिसिंग, धार्मिक गुंडों ने शहर में एक तरह से कोहराम मचाया, लिहाजा बढ़ते मजहबी गुंडों पर नजर रखकर जल्द कार्रवाई करने की बात इंतजामिया की जानिब से की जा रही है। आज तमाम ईसाई तंजीमों की जानिब से रियासत कर्नाटक की जानिब से मजहब तब्दीली के कानून को मंजूर करते हुए मिशनरी इदारों की तहकीक की भी मुखालिफत सख्त अल्फाजों में की गई। मजहब तब्दीली के कानून को गैर जरूरी भी कहा। आज ऑल कर्नाटक यूनाइटेड क्रिश्चियन के वफ्द ने DC बेलगाम MG हिरेमठ से मुलाकात कर अपना मुतालबा पेश किया। मुतालबे में उन्होंने कहा कि देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से जब से भाजपा हुकूमत आई है,
तब से हुकूमत कर्नाटक की जानिब से ईसाई मिशनरीज इदारों चर्चों के सर्वे की बात वजारत अक़लियती की जानिब से की गई है, जिसकी हम सख्त मुखालिफत करते हैं। सर्वे की आड़ में अक़लियती समाज को, खासकर ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें चर्च, पादरी और सिस्टर्स को हिरासा किया जा सकता है और कुछ वारदातें कर्नाटक में पेश भी आ रही है। इसमें हमें साजिश की बू नजर आ रही है और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी को भी महसूस किया जा रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि पिछले कई सालों से ईसाई इदारों में लाखों बच्चे स्कूल पढ़ते आए हैं। सभी तबकात के वालिदैन ईसाई इदारों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लिहाजा अब तक कोई ऐसी वारदात या वाकया सुना नहीं है जिसका इन स्कूली इदारों ने बच्चों को मजहब तब्दीली की तालीम दी हो या इन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया हो। तकरीबन 25 लाख से भी ज्यादा बच्चे इन ईसाई इदारों में पढ़ते हैं। ईसाई समाज हमेशा मुल्क के आईन, संविधान के दायरे में ही काम करता है और इस मुल्क का संविधान ही अपनी मर्जी से मजहब तब्दीली करने की इजाजत देता है। इस वक्त ईसाई समाज के जिम्मेदारान बड़ी तादाद में मौजूद है। यकीनन इस बात पर तवज्जो की जरूरत है कि अक़लियती समाज को निशाना बनाया जा रहा है। शिद्दत पसंद फिरका परस्त तंजीमें हर अक़लियती समाज को अलग करके निशाना बना रहे हैं। जैसा कि आज ईसाइयों ने आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से मजहब तब्दीली कर भी रहा है तो इस मुल्क का संविधान इसकी इजाजत देता है। वाज़ा रहे कि कर्नाटक में मुसलमानों पर, दलितों पर ही नहीं बल्कि ईसाइयों को भी निशाने पर लाने की बात मंजर आम पर आई है। तभी तो हुबली के चर्च में घुसकर कुछ हिंदुत्ववादी भजन करने की शरारत को अंजाम देते हुए देखा गया। हर जिला में कुछ ना कुछ वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अगर किसी दूसरे रियासत या जिला, शहर का वाकया इंतजामिया को बताने की कोशिश करते हो तो वहां की बातें बेलगाम शहर में क्यों, ऐसा सवाल किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरे देश के हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इसलिए यहाँ के अक़लियती समाज को निशाना बनाना किस हद तक सही है। बजरंग दल की जानिब से 20 अप्रैल को इसी साल में हलगा में ईसाई पास्टर पर हमला किया गया। इसे रास्ते से घसीट कर ले जाएगा। बेलगाम चिन्नोली के करीब ही इसी तरह घर में घुसकर हथियारों से हमला किया गया, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए। मतलब इस तरह की वारदातें मुस्तकिल हो रही हैं और जारी भी हैं। ये भी बात उतनी सच है कि लाखों रुपए देकर सेंट पॉल, सेंट जेवियर, सेंट मीरा में बच्चों को पढ़ाने का मुकाबला लगा हुआ रहता है। स्कूल के फादर के हाथ पैर जोड़कर स्कूलों में दाखिला करवाने की कोशिश की जाती है और माशरे में बड़प्पन जताते हुए कहते हैं कि मेरे बच्चे सेंट जेवियर, सेंट पॉल, सेंट मीरा में पढ़ते हैं। और उन फिरका परस्तों के बच्चे भी पढ़ते हैं जो ईसाइयों के खिलाफ तहरीक छेड़े हुए। दलितों का भी मामला कुछ अलग नहीं है, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर कोई अलग अलग जंग लड़ रहा है। मुसलमान सबसे बड़ी तादाद होने के बावजूद एक माजूर कौम की तरह बेबस नजर आ रही है। दलितों का एक बड़ा तबका भाजपा या फिरका परस्ती की साजिशों के जाल में फंसता जा रहा है। ईसाइयों का भी यही मामला है। लिहाजा मजलूमों को चाहिए कि मुत्तहिद होकर आवाज उठाए और ये आवाज उठाने का हक हमें हमारा संविधान देता है। आवाज को, ताकत को बिखरने से बचना है तो मुत्तहिद होकर इनसे राब्ते कायम करें और आवाज को बुलंद करने की कोशिश करें, क्योंकि मसला सभी का एक ही है। सबसे ज्यादा मुतासिर तबका वैसे तो मुसलमान ही है, लेकिन अगर सभी मजलूम तबकात से मिलकर मुत्तहिदा महाज को बनाने से शायद ज्यादा असर हो सकता है। कोशिश करने में क्या हर्ज है। इंतकाल पुरमला। शाहपुर और नवान गली के जकरिया उजगांवकर का बरोज बुध 20 तारीख को इंतकाल हो गया। जकरिया उजगांवकर अचानक हमारे दरमियान से चले जाना ना सिर्फ इनके घर वालों के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए सदमे से कम नहीं रहा। खासकर जामिया मस्जिद चौक, दरबार गली, जहां इनकी दुकान थी, एक तरह से यहाँ की रौनक चली गई, ऐसा कईयों का कहना है। जो भी मुसाफिर, मुलमा, सफीर दिगर शहरों से आते तो जकरिया से मिलते। इनकी जो भी हो सके मदद यही जकरिया उजगांवकर किया करते थे। काफी मिलनसार, कौमी हमदर्द के तौर पर इन्हें देखा जाता था। इनके चले जाने से शहर में अफसोस का इजहार किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनके मगफिरत फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता करे। साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब तस्दीक पटाईत की वालिदा का इंतकाल कुर्ची गांव में हुआ। इनकी उम्र 88 साल थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह इनकी भी मगफिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।